हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ रही है और उसके लिए हम ज्योग्राफी के कुछ जो है आए हुए जो पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश के एग्जामों में आए हुए कुछ ज्योग्राफी के सवाल हैं, हम वो आपको करवा रहे हैं। आप उन्हें अच्छे से यहाँ पर समझें और जानें कि क्या ये सवाल आए हुए सवाल हैं सब। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सवाल क्या है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पहली चीज तो अक्षांश पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होता है क्या होता है, एक ग्लोब होता है। ग्लोब में एक पूरब से पश्चिम की ओर ये एक विषुवत रेखा खींची गई होती है और विषुवत रेखा के ऊपर ऐसे कुछ और समांतर रेखाएं खींची गई होती हैं। तो ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से ऐसे ग्लोब पर खींची गई होती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए वार्षिक तापांतर सबसे कम कहाँ पर होता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा होता है। ठीक है ना। तो कहाँ पर हो जाएगा ये? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक तापांतर होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? पहला सवाल कौन सा सही हो जाएगा? भूमध्य रेखा। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये ध्यान देना है, असत्य कौन सा है। जैसे पहला सवाल देखा लिखा हुआ है कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर सभी की सभी देशांतर रेखाएं हैं तो क्या इन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां समान आपको दिखाई दे रही हैं? तो आप यहाँ पर सोचें, थोड़ा सोचें, उसके बाद अभी आंसर हम बता रहे हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। यानी कि एक अक्षांश अगर ये वाला है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये है भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा भी कह देते हैं। ये आपकी विषुवत रेखा होती है। ठीक है ना। विषुवत रेखा या इसी कह देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है भैया। तो ये हो जाता है। तो वहाँ से और ये सभी अक्षांश रेखाएं होती है। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या 111 किलोमीटर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। आ जाते हैं देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देशांतर रेखा समझना होगा। जैसे देखिए ये हो गया ग्लोब, ग्लोब में ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो रेखाएं यहाँ से चलती हैं, फिर यहाँ से चलती हैं, फिर यहाँ से चलती हैं और फिर यहाँ से। आप एक चीज देख रहे होंगे कि सभी एक ही बिंदु से निकल रही हैं। इसका मतलब क्या आपको समझना होगा कि ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलती हैं और ये ध्रुव ही तो है। एक ध्रुव ये है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जा रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है, असत्य नहीं है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर एक आपकी जो ग्रीनविच रेखा होती है उसके इस तरफ और इस तरफ, यानी कि इधर देखें तो 180 होता है और इस तरफ भी देखें तो 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। और इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो आपको ये बात भी सही है, ये समझना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका मतलब ये गलत है इसलिए ये सही है, ये गलत है इसलिए बेटा ये सही है। ठीक ना। बाकी आप ये देख रहे हैं और समझ गए हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल यहाँ पर जो संख्या है वो 360 होती है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। आप इसे जो है अच्छे से लर्न कर लें, ये आया हुआ पिछला सवाल है। ठीक है। लर्न कर दियो ना। अरे देखो भाई, आपके दो सवाल हो गए, तीसरा सवाल यह है। इसने कहा है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है।
इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं सवाल, और इसके आंसर आप लगा लेंगे अपने आप। देखिए क्या, जैसे कि क्या होता है, ये मान लो एक ग्लोब है और इसमें ये देशांतर रेखाएं हैं। और कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? अभी इसके पहले वाले में आपने देखा कि कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं कह दूं कि कुल देशांतर रेखाएं, चलो यहाँ लिख देता हूं, कुल देशांतर रेखाएं, आराम से समझना है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो आपने कहा कि 360। आप मुझे बताएं कि पृथ्वी कितनी गतियां करती हैं? तो पृथ्वी दो गतियां करती हैं। एक करती है अपनी धुरी पर, तो जो अपनी धुरी पर करती है और अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटा। यानी कि आप कह सकते हो कि 24 घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 24 हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक घंटे में अब ये कितने यहाँ पर डिग्री का कोण घूमेगी देख लेते हैं। इसे हम यहाँ पर अगर भाग कर दें तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 4 5 चौक 20। देखिए काट लेते हैं हम यहाँ पे, 6 से काट दें, 6 चौक 24 और यहाँ पर 36 हो जाएगा। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री का कोण घूम जाएगी पृथ्वी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने कहा एक घंटे में 15 डिग्री का कोण घूमेगी। लेकिन इसी को उल्टा जब कर देंगे कि 1 डिग्री का कोण बनाने में, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे कि जब 360 डिग्री बराबर 24 घंटे के, तो 1 डिग्री बराबर 24/360 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसे आप यहाँ पर जब काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 डिग्री बराबर 1/50, 15 हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है? तो एक एक डिग्री, और इस आपका किस में आ रहा है? ये मिनट में आ रहा है। तो इसमें आप यहाँ पे क्या करिए, 60 से गुणा करा दीजिए। जब 60 से गुणा कराओगे 15 चौको 60, 1 डिग्री कोण घूमने में कितने मिनट का समय ले लेगा? तो ये 4 मिनट। ये घंटे में था भैया, ये घंटे में था, ये मिनट में आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 मिनट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का लेती है। ठीक है ना? आ जाइए आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल, दक्कन पास अलग करता है किसको? दक्कन पास किसको अलग करता है? हालांकि यहाँ पे तीन ही ऑप्शंस दिए गए हैं, चलो एक यहाँ पर दे देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है ना? एक ऑप्शन हो जाता है कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए दक्कन पास। अब दक्कन पास समझने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ मैप पे, जरा देखिएगा। ठीक है? ये आप आई थिंक समझ गए होंगे इसे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, आप इस वाले सवाल को थोड़ा समझ लीजिए। क्या है, जैसे आपको पता होगा कि ये इस प्रकार से कुछ ये होता है आपका अरब सागर, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका अरब सागर है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है जी। और यहाँ पर आपका पड़ता है, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखिए एक आपका ये अंडमान हो जाएगा, और ये लघु अंडमान हो जाएगा, ये निकोबार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके होते हैं 3 हिस्से। 3 हिस्सों में ये आपका होता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, और ये होता है आपका मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान है। और ये आपका है यहाँ पर दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान है। और ये आपका होता है जिसे कहते हैं लघु अंडमान। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर दक्कन पास है, ये क्या होता है? दक्कन पास, इसी कहते हैं दक्कन पास। और ये यहाँ पर होता है आपका, ये पूरा निकोबार होता है। निकोबार के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला होता है कार निकोबार, ऊपर वाला होता है आपका कार निकोबार, और बीच वाला होता है जिसे कहते हैं मध्य निकोबार। ठीक है ना? मध्य निकोबार होता है। और यहाँ पर होता है ये आपका ग्रेट निकोबार, क्या क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखें
कि यहाँ पर भी एक चैनल है जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? लघु अंडमान को कार निकोबार से, लेकिन जो दक्कन पास है वो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कर रहा है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कर रहा है। तो आप इस तरह से अगर मैप में देखें तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। और अगर कह दें कि इनमें से सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सैडल पीक, जो आपका उत्तरी अंडमान में पड़ता है, जिसे कहते हैं यहाँ पर क्या? सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है पूरे अंडमान निकोबार की, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर, इसे आप यहाँ पर याद रखें। और जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो है आपकी पोर्ट लुइस, ठीक, सॉरी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में यहीं पर क्या स्थित है? सेलुलर जेल। क्या स्थित है? सेलुलर जेल, ठीक ना, स्थित है। लेकिन जिसका वर्तमान नाम अगर हम बात करें कि वर्तमान नाम क्या हो चुका है, तो इसी को वीडी सावरकर के नाम से जाना जाने लगा है। वीडी सावरकर, ठीक है ना, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के नाम से, वीडी सावरकर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें आप याद रखें कि वर्तमान नाम सेलुलर का क्या हो चुका है। इसका आंसर आप वैसे देख ले होंगे, क्या हो सकता है कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, ठीक ना, लिटिल अंडमान यहाँ पर छोटा अंडमान कह सकते हैं। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आपके लिए पर डे पिछले आए हुए सवालों को लेकर के आते रहेंगे, और आप इसे देखें और देखने के बाद कमेंट भी करें, ठीक ना, कमियां त्रुटियां जो कुछ भी आपको लगे। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पर सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।